देवी प्रसाद राय चौधरी। कला सीखने की लगन कितनी तीव्र हो सकती है, इसका पता हमें देवी प्रसाद राय चौधरी के जीवन से जान पड़ता है। उनके पिता एक संपन्न किंतु प्रगतिशील जमींदार थे और वे चाहते थे कि उनका पुत्र पढ़ लिख कर किसी बड़े ओहदे तक पहुँचे। अतः उनकी पढ़ाई का प्रबंध भवानीपुर साउथ स्कूल में करा दिया गया। किंतु कई वर्ष बीत जाने के बाद जब उन्हें ऐसा लगा कि देवी प्रसाद वह नहीं बन पाएगा जो वे उसे बनाना चाहते हैं, क्योंकि जब उन्होंने उसकी कॉपियां देखी तो उसमें शिक्षकों, साथियों तथा स्कूल क्षेत्र की दृश्यावली के चित्र और स्केच नजर आए। कहीं कल्पना से काम लिया गया था तो कहीं हूबहू स्केच बना दिए गए थे। पढ़ाई के स्थान पर उनका पुत्र चित्रकला की साधना कर रहा था। अतः विवश होकर पिता ने उससे पूछा, आखिर तुम क्या बनना चाहते हो देवी प्रसाद? मैं चित्रकार और शिल्पकार बनना चाहता हूँ पिताजी, और कुछ नहीं। मुझे कला गुरु अवनींद्र नाथ ठाकुर से कला की शिक्षा प्राप्त करनी है। अतः मुझे उनकी सेवा में भेज दीजिए। देवी प्रसाद को अवनींद्र नाथ ठाकुर की सेवा में भेज दिया गया। वहाँ उन्हें सलाह दी गई कि वे अधिक निष्ठा और अधिक उत्साह से चित्र बनाएं, और उन्होंने ऐसा ही किया। अवनींद्र नाथ ने प्रसन्न होकर उन्हें कला शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने संरक्षण में ले लिया। उत्तर बंगाल में रंगपुर जिले के ताजहट नामक स्थान पर जन्मे देवी प्रसाद राय चौधरी के परिवार का जीवन क्रम बिल्कुल जमींदार न था। उनका बचपन अत्यंत सुख समृद्धि से बीता। अखाड़े में कुश्ती सीखने, घुड़सवारी करने, बंदूक से निशानेबाजी करने और शिकार पर जाने में भी उन्हें रुचि थी। यह सब जीवन क्रम, जिसमें कुर्ता पजामा और टोपी पहनकर बग्गी पर सवार होकर घूमने जाना शामिल था, उनकी रुचि से बिल्कुल अलग था। जमींदाराना अभिजात्य के बावजूद कला के प्रति उनकी लगन अनूठी थी। अतः वे अपनी जिद और आत्मविश्वास के सहारे कला के क्षेत्र में पहुंच गए। कला गुरु अवनींद्र नाथ ठाकुर की शिक्षा पद्धति अन्य लोगों से भिन्न थी। जोड़ा साको में अपने निवास पर वे शिक्षार्थियों को अपने ही ढंग से पढ़ाते थे। छात्रों को वे इस बात की पूरी स्वतंत्रता देते थे कि वे अपनी इच्छा के अनुसार दृश्य चित्र, परिकल्पना चित्र तथा विषय आधारित चित्र बनाएं। वे किसी को हाथ में कलम पकड़कर काम कराते नहीं थे। शिक्षार्थियों की कला प्रतिभा के अनुसार वे सिर्फ उसे निर्देशित करते थे। इससे उनके छात्रों में कला साधना के साथ साथ आत्मविश्वास भी जागता था। अपनी बहुमुखी प्रतिभा के कारण देवी प्रसाद राय चौधरी ने कला गुरु के मन में शीघ्र ही स्थान बना लिया। चित्रकला के साथ साथ वे शिल्प की साधना भी लगातार किया करते थे। एक और वाश पद्धति में रंगों और रेखाओं का व्यवहार चल रहा था, तो दूसरी ओर माटी के माध्यम से जीवंत मूर्तियां गढ़ने का अभ्यास। कुछ ही वर्षों में उन्होंने चित्र तथा शिल्प दोनों कलाओं में महारत हासिल कर ली। इतनी महारत कि कभी कभी तो कला गुरु अवनींद्र नाथ तथा देवी प्रसाद के चित्रों में अंतर कर पाना कठिन हो जाता था। समुचित कला शिक्षा प्राप्त करने के बाद देवी प्रसाद राय को अवनींद्र नाथ की सहमति से इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में शिक्षक के रूप में रख लिया गया। वहाँ पर उनका संपर्क इटालियन शिल्पी बायस से हुआ। वे चित्रकार भी थे, अतः उन्होंने बायस से पाश्चात्य पद्धति में तेल रंगों से चित्र बनाना सीखा। कुछ ही दिनों में तेल रंगों से चित्र बनाने में भी वे सिद्धस्त हो गए। अवनींद्र नाथ टैगोर यद्यपि कला में भारतीयता और स्वाधीनता के पक्षधर थे,
किंतु शिष्य की प्रतिभा के मार्ग में बाधक नहीं बनना चाहते थे। अतः देवी प्रसाद को उन्होंने पाश्चात्य रीति में काम करने से कभी रोका नहीं। कला के क्षेत्र में उस समय अवनींद्रनाथ की शिष्य परंपरा में कई चित्रकार अपनी पूरी शक्ति के साथ काम करके कला जगत में अपना स्थान बना चुके थे। नंदलाल बोस, शितेंद्रनाथ मजूमदार, जामिनी राय, असित कुमार हलदर और चुगतई आदि ने इस क्षेत्र में पर्याप्त ख्याति अर्जित की थी। देवी प्रसाद राय चौधरी ने भारी प्रतिस्पर्धा के बीच अपना स्थान बनाया और चित्रकार से अधिक एक शिल्पकार के रूप में स्थापित हुए। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट को वे स्वतंत्र रूप से कला कर्म करने की दृष्टि से छोड़ आए। फ्रीलांसर के रूप में उन्होंने अपने अनेक चित्र और मूर्ति शिल्प बेचे। कुछ प्रतियोगिताओं प्रदर्शनियों में भी भाग लिया जिनमें उन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। उनकी ख्याति में खूब वृद्धि हुई। पूरे भारत में वे एक साधक चित्रकार एवं शिल्पकार के रूप में जाने गए। बाद में देवी प्रसाद राय चौधरी को मद्रास के आर्ट स्कूल में अध्यक्ष पद पर आसीन कर दिया गया। देवी प्रसाद की एक शर्त थी कि सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद एक कलाकार के रूप में उन्हें अपना काम करने की पूरी छूट होगी। मद्रास के आर्ट स्कूल में पहुंचने के बाद का समय देवी प्रसाद के स्थायित्व का समय था। वहां पर वे 28 वर्ष की लंबी अवधि तक छात्रों को कला की शिक्षा देते रहे। वहां रहकर उन्होंने स्वयं असंख्य चित्र और मूर्ति शिल्प बनाए। कला सृजन की दृष्टि से उनके ये वर्ष अत्यंत उल्लेखनीय वर्ष थे। तूफान के बाद जो जल रंग में बना हुआ है, लंदन की रॉयल एकेडमी में प्रदर्शित चित्र है। पुल, यह पेस्टल कलर में बना हुआ है। दुर्गा पूजा यात्रा, यह तैल चित्र है। और ग्रीन एंड गोल्ड जो टेम्परा पद्धति में बना है, लंदन की रॉयल एकेडमी में प्रदर्शित है। उनके दृश्य चित्रों में लेप्चा तरुणी, श्रम की विजय आदि महत्वपूर्ण हैं। ग्रामीण तथा समुद्री दृश्यों वाले उनके जल व तैल रंगीय चित्र अपनी अनूठी रंगतों व ताजगी के लिए आज भी अद्वितीय माने जाते हैं। तैल रंग में बने कुछ पहाड़ी लैंडस्केप बहुत ही अद्भुत ताजगी लिए हुए हैं और इनका आकार भी बड़े आकार का है। तैल रंग में बनी उनकी एक कृति धुंधला किनारा बहुत ही वास्तविक दृश्य वाला चित्र है। इसमें भी आकारों का रखरखाव, रंगतें, छाया प्रकाश योजना तथा स्थानीय वातावरण विशेष दर्शनीय है। एक मूर्ति शिल्पी के रूप में जितना सृजनात्मक कार्य देवी प्रसाद राय चौधरी ने किया, उतना अन्य कोई मूर्तिकार कदाचित ही कर पाए। वे मिट्टी तथा कांसे दोनों में कार्य करते थे। विनाश का देवता, सर्दी आ गई, आखिरी आघात, भूख के शिकार, श्रम की विजय तथा शहीद स्मारक, गांधी आदि उनके उल्लेखनीय सुप्रसिद्ध शिल्प कृतियाँ हैं। जिस दक्षता से वे रंगों का प्रयोग करते थे, उतनी ही सरलता व आत्मविश्वास से उन्होंने प्लास्टर ऑफ पेरिस में कुछ शबीहें भी बनाई हैं। मूर्ति गढ़ते समय उनकी दक्षता समरूप आकृति गढ़ने के साथ साथ उत्तम तकनीकी कौशल में भी प्रकट होती है। सन 1924 में उन्होंने मिट्टी में अपने पिता की एक मुखाकृति बनाई जो कि प्रभाववादी शैली में है। इस मूर्ति की सतह पर मिट्टी की परतों का प्रभाव बहुत कलात्मक है। निश्चय ही राय प्रसाद चौधरी परंपरा के प्रति आस्थावान थे, किंतु उनकी आस्था अलग किस्म की थी। आकारों के रूपण तथा रचना में
मूल ढांचे पर वे विशेष जोर देते थे, जिससे वह स्पष्ट व सशक्त हो उठता था। देवी प्रसाद राय चौधरी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उसमें चित्र, शिल्प, साहित्य, संगीत आदि विविध कलाओं का संगम हुआ। उनकी अभिव्यक्ति में भी वैविध्य था और माध्यम में भी। उनके चित्रों में निर्मल छाया प्रकाश का समावेश हुआ करता था। अनेक समीक्षकों ने उनकी कला को रैम्ब्रांट की कला के समकक्ष रखा है। उनकी कला में रसबोध था। उन्होंने प्रकृति तथा जनजीवन दोनों को अपने चित्रों का विषय बनाया। उनके चित्रों तथा शिल्प कृतियों के विस्तृत संसार से परिचित होकर हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं।